अभी आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए? थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन जैसी चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, उससे और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्केट और गिर सकती है, मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको वेट करना चाहिए? पूरा लॉजिक देने का ट्राई करूँगा, आपको बताने का ट्राई करूँगा कि अभी आपको क्या करना सबसे बेस्ट रहेगा एंड किस तरह आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मार्केट को समझते हैं। मार्केट को तो हम माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों पे समझेंगे। सबसे पहले हम इंडियन टर्म्स में देखेंगे एंड उसके बाद हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे कि अभी क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं इंडियन मार्केट में जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अभी जो हमारी निफ्टी आज लगभग 1% ऊपर थी एंड निफ्टी लगभग अपने 24,000 के जो मार्क उस पर आ चुकी है। एंड इसका जो मेन रीज़न है आज निफ्टी ना ऊपर की थी, इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि जो हमारे क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कम हुआ, वो $100 के नीचे आ चुका है। एंड दूसरा ये है कि DIIs काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। एंड निफ्टी 50 सर्ज टू क्लोज अराउंड 24,000 मार्क्स टुडे। इट इज़ मेनली ड्रीवन बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फॉर मेनली DIIs की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हुआ SIP लगातार अपनी कंटिन्यू कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से मार्केट को काफ़ी पुश मिल रहा है। इवन FIIs काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन तब भी मार्केट स्टेबल है क्योंकि लगातार SIP के थ्रू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो आते जा रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। एंड दूसरा मेन पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल क्रैश बिलो 98। हमने देखा कि आज ही जो थोड़ी बहुत जो डील होने लगी है, ऐसा देखा गया है जो ईरान एंड अमेरिका के बीच में जो पीस ट्रीटी है, मे भी ऐसा दिख रहा है कि वो साइन हो सकती है, जिस वजह से इसने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे लाया। आज 5% क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आया है, तो जो कि $98 के आसपास आ चुका है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया मेजॉरिटी अपने ऑयल इंपोर्ट्स करता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो कम होंगे, तो हमारे पास डॉलर बचेंगे और ऐसे ही जो हमारा फॉरेन करेंसी वो बचेगा। जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें अपनी फॉरेन करेंसी बचाना है, इस वजह से कंजप्शन कम करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है सबसे गलत डिसीजन। लेकिन स्टिल अगर क्रूड ऑयल का प्राइस सस्ते होंगे तो इससे हमारा जो पैसे जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारे बचेंगे एंड ये हमारे लिए हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाला है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंडियन रुपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ, जो जहां वो 96 के प्राइस में चला गया था अब वो 95 के रेंज में आ चुका है। तो इवन उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा सा रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट आया है, जो कि अच्छी बात है। आज इंडियन मार्केट का जो हाल रहा है, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो निफ्टी का जो प्राइस है लगभग 23,980 रुपीज़ का है, ठीक है। तो निफ्टी लगभग 23,980 रुपये में आ चुकी है। तो क्या ये एक इफोरिया टाइप का मार्केट में क्रिएट हो रहा है कि बस लोग फोमो में बाय करे जा रहे हैं? मुझे लगता है हाँ ऐसा, क्योंकि हमने 4-5 साल से ऐसा देखा है कि मार्केट तुरंत नीचे जाती है तो तुरंत ऊपर आती है, जिस वजह से हमें लगता है कि बाय द डिप हो रही है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, कब हमेशा बाय द डिप करना सही नहीं होता। कभी कभी डिप के पीछे भी बहुत बड़े रीज़न होते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड होने वाली, काफ़ी ज़्यादा अभी इसी प्राइस रेंज में मार्केट मूव करने वाली है, क्योंकि स्ट्रक्चरल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा वीक हो रही है। जितना भी जो मेक इन इंडिया था ये सारे सब फेल हो चुके हैं, जिस वजह से ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी निगेटिव बन रहा है इंडिया के खिलाफ। हम लोग AI में कुछ काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से हमारे अब इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर बोलती थी कि FIIs जा रहे तो जाने दो, हमारे पास DIIs बहुत है। लेकिन अब जब आप खुद ही देख रहे हो कि FIIs ने इतने बड़े लेवल पे बेचा, तो 2024 से FIIs लगातार बेचते जा रहे हैं। लगभग उन्होंने अपना 2 लाख करोड़ मार्केट से पैसा निकाला है, जिसने मार्केट को बहुत बुरी तरह बैडली इम्पैक्ट किया है। इवन हमारे जो SIPs के इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अभी मार्केट उतना ज़्यादा हिट नहीं हो रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हिट अभी दिखेगा, मार्केट इतनी जल्दी इतना अच्छा रिटर्न नहीं देंगी। एंड हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती जा रही है ना, लोग बस फोमो में आके कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फोमो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये गलत चीज़ ये है, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ना तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप क्यों कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये आप इसे एक ब्रेकआउट के लिए बाय कर रहे हो या आपको लग रहा है कि अभी कंसोलिडेशन होने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करने वाली, मार्केट में इतनी जल्दी इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं बनने वाला, इसलिए आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना होगा। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होकर करिए, क्योंकि मार्केट में भी लंबे समय के लिए अभी इन्वेस्टमेंट ना दे। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल और इंडियन रुपी में क्या चल रहा है। जैसे क्रूड ऑयल का भी जो प्राइस कम हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है। इससे क्या हो रहा है, जब जो ऑयल का प्राइस कम हुआ है तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो कम हुए। एज वी ऑल नो डैट कि इंडिया अपना 80% ज़्यादा क्रूड ऑयल जो नीड है उसे इंपोर्ट करता है। एंड अब क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो इससे ये हो रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। दूसरा सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारा रुपया थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। जहाँ ये पहले 96 की रेंज में चला गया था, आज जो हमारा जो INR है $1 के टर्म में वो लगभग 95.73 रुपीज़ पे आ चुका है। इवन तो ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, जिस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। एंड जैसे जैसे इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग होगा वैसे वैसे DIIs की इन्वेस्टमेंट फिर से आने लगेगी।
फिर से उनका कॉन्फिडेंस बनेगा। लेकिन अभी उतना नियर टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नियर टर्म में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिख रही जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने रुपए को जो इतना गिरने से रोक पाए। एंड तीसरा ये है कि ये जो मेनली आज निफ्टी का जो भागी है उसका मेन रीजन है बैंकिंग स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भागी। लगभग आज बैंकिंग जो निफ्टी बैंक निफ्टी थी लगभग 1.15% ऊपर थी। एंड सिंगल सेशन विच पर मेनली जो प्राइवेट जो इक्विटी वाले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी है फाइनेंस सेक्टर में, जिस वजह से ये आया है। तो ऐसा मान सकते हैं जो आज ये मार्केट उठी, ये मेनली कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शनल कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखा कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद ये डील हो जाए जिस वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस सस्ता हो जाए। अभी भी ऐसा कंफर्म नहीं कि डील हो गई है कि नहीं हुई है। जब ये कंफर्म हो जाएगी तब ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा नियर टर्म में। अब आपको बताता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो तो आपको कब रुक जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो ना तो आपको रुक जाना चाहिए अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपका लिक्विड एसेट में नहीं है आपके पास आपके 6 महीने के खर्चे, तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपना ये लिक्विड फंड आपको बनाना चाहिए। और दूसरा केस जिसमें आपको अभी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहे हैं, कोई ऐसा लोन है जो कि आपने बहुत पहले कोई लोन ले रखा हो जिसका बहुत हाई इंटरेस्ट है जिससे आप पे कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि मैं अभी लोन नहीं पे करके पहले अपना जो मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले आपको अपना लोन खत्म करना है, जितने भी हाई इंटरेस्ट वाले लोन हो उनको खत्म करिए। अगर क्रेडिट कार्ड का कोई लोन चल रहा है तो उसे खत्म करिए, क्योंकि लोन खत्म करेंगे तभी आपको सिक्योरिटी आएगी। एंड मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने जो लोन है उनको पूरी तरह से खत्म कर लेना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ क्या है, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड है, अगर आपके पास मानिए कुछ 5-10 लाख रुपए हैं, लेकिन अगर आपको उसे 1 से 3 साल के अंदर चाहिए, अगर आपको शायद अपने घर किसी बेटी की मैरिज करना हो या किसी बच्चे के एजुकेशन पैसे का काम है या किसी चीज़ की डाउन पेमेंट करनी है, आपको घर लेना, तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो उस पैसे को आपको मार्केट में लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं पैसे मुझे अभी तो काम नहीं, लगभग 2 साल बाद काम है तो मैं 2 साल के लिए मार्केट में लगा देता हूँ, बढ़ जाएंगे। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं बता सकता। एंड अभी जैसे मार्केट कंडीशन दिख रही तो बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप भी पैसे लगाते हो लगभग 2-3 साल तक कोई रिटर्न ना बने, ऐसा मार्केट में कंडीशन दिख रहा है। तो इस वजह से ना जो शॉर्ट टर्म में जिस पैसे की नीड है आपको उसे बिल्कुल भी मार्केट में लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताता हूँ कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके एकदम क्लियर है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट जैसे कर रहे हो उसे करते रहो। अगर आपका गोल है, अगर पैसे वो 5 साल से ज़्यादा है, आपका मेन गोल है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 साल से ज़्यादा मेरा गोल है, तब आप आराम से इन्वेस्टमेंट करो। इफ़ योर फाइनेंशियल गोल इज़ फार अवे एंड शॉर्ट टर्म मार्केट पीक और करेक्शन डजंट मैटर। अगर आपका जो गोल है लॉन्ग टर्म गोल है, काफ़ी अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको बहुत टाइम बाद 5-10 साल बाद पैसे की जरूरत है, एंड आपका जो कोई शॉर्ट टर्म में कोई इसकी नीड नहीं है ना, तब आप उस पैसे को ईजिली इन्वेस्टमेंट करो। एंड अगर आपके पास अपना इमरजेंसी फंड पहले से तैयार है तब तो आप इजीली इन्वेस्टमेंट करो। एंड जैसे अगर आपके पास कोई सिक्योर जॉब है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके पास लिक्विड में आपका इमरजेंसी फंड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, तब आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपने इमरजेंसी फंड बना के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको जान के मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है कि नहीं है। एंड तीसरा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट में अभी, अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एंड वो आपके सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, 3 से 2-3% का रिटर्न आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आप वैसे पैसे को आराम से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा अगर पड़ा है तो उसकी वैल्यू खो रही है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने पैसे की रियल वैल्यू खोते जा रहे हो। तो ऐसे पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी मैंने होता है, सबसे पहले अगर आपको उस पैसे की 5 साल से ज़्यादा जरूरत नहीं है, 5 साल से पहले उसकी ज़रूरत नहीं, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपका इमरजेंसी फंड तैयार है तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसा कैश पड़ा है जिसकी आपको जरूरत नहीं, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अब आपको बताता हूँ ना एक टाइमिंग ट्रैप क्या होता है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अभी मैं होल्ड करके रखता हूँ एंड जब मार्केट बहुत गिरेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो एक रियलिटी चेक आपको देता हूँ। देखिए, जो लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जो लोग लगातार अपनी SIP करते रहते हैं ना, उनका एनुअल रिटर्न अभी तक जो पूरा हिस्टोरिकल डेटा में देखूँ तो लगभग 12.4% का बना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्केट के 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए होते, अगर आप मानिए आपको लग रहा है कि नहीं मैं सबसे बेस्ट वाले दिन जब मार्केट गिरी तब इंटर करूँगा, तब आपके रिटर्न 7.8% बनते। सोचिए, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो तब आपके रिटर्न 12.4% बने। लेकिन सिर्फ आपने 10 दिन जो सबसे बेस्ट 10 दिन था, जिस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा भागी थी, उस दिन अगर आप मार्केट में नहीं होते तो आपकी टोटल एनुअल जो CAGR रिटर्न बनती वो 7.8% की बनती। तो सोचिए कितना कम रिटर्न बनना है। एंड अगर आपने 30 सबसे बेस्ट दिन मिस कर दिए होते कि 30 दिन जिस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा भागी और उस दिन आप मार्केट में नहीं थे, तो आपका जो टोटल रिटर्न बनता वो 3.1% का बनता, मतलब बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बनता।
तो आप खुद समझ रहे हो इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आप मार्केट में कितना टाइम बिता रहे हो रदर देन कि आप टाइमिंग कर रहे हो। तो हिस्टोरिकल मार्केट रिसर्च शोज दैट ट्राइंग टू टाइम एंड वेट ऑन द साइडलाइन ऑफन लीड टू मिसिंग द बेस्ट मार्केट डेज विच ड्रास्टिकली कट डाउन आवर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ग्रोथ। इसमें यही बताया गया है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा वेट करने लगते हैं ना कि जब मार्केट बहुत गिरेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, इससे हमारी जो रिटर्न है ना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मैं मेजॉरिटी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जैसे आपकी SIP चल रही है उसे चलने दीजिए, SIP रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता मार्केट का कब रिटर्न देगी, कब मार्केट डाउन जाने कोई नहीं जानता। इवन अगर आपको लमसम करना आप करिए, लेकिन अपनी SIP लगातार चलने दीजिए जैसे मैं करता हूँ। अब आपको एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी बताता हूँ एंड इस कोड को ना कहीं लिख के रख लीजिएगा। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज 10 ईयर अगो। जो सबसे बेस्ट टाइम था इन्वेस्टमेंट करने वो आज से 10 साल पहले था। एंड दूसरा जो बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का वो आज है। सो डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, जस्ट टाइम योर गोल। आपको मार्केट को टाइमिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दीजिएगा एंड जितना ज़्यादा मार्केट में आप टाइम बिता सकते हो उतना ज़्यादा टाइम बिताइएगा, क्योंकि मार्केट में आप जितना टाइम रहोगे ना उतना आप सीखते हो, उतना आपके रिटर्न बनते हैं। हमेशा ये इस कोड को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ना हम लोग को लगता है कि कभी कोई एक आइडियल सिचुएशन बनेगी, एक आइडियल टाइम आएगा जब मुझे सारी चीज़ें एकदम बढ़िया मिलेंगी, तब मैं स्टॉक बाय करना चाहता हूँ वो मुझे बहुत सस्ते मिलेगा, मार्केट बहुत लोअर कंडीशन मिलेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट में, यानी मार्केट का बेसिक नेचर है। तो आपको ना मार्केट को प्रेडिक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिंपल सा जैसे मार्केट चले उसे चलने दीजिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे कंटिन्यू कर सकते हो वैसे करते रहिए। नाउ इट इज़ योर टर्न टू डिसाइड कि अब आपको क्या करना है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हो। जैसे मार्केट कंडीशन चल रही है, मार्केट इतनी अनसर्टेन हो चुकी है, तो आप मुझे जब कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या कर रहे हो। अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी SIP चलने दे रहे हो, या आपने SIP रोक दी है, या लमसम लेके वेट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगी तब करूँगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए दिस इज अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।